हेलो गाइस, ओनली यूपीएससी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आपके लिए एक बार फिर से इंडियन ज्योग्राफी के क्लास के साथ मैं उपस्थित हूं आपके इस चैनल पे। तो आपके ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया जा रहा है ये फ्री इनिशिएटिव, जिसमें कि जीएस के फ्री क्लासेस तो ये दिए ही जा रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी लेक्चर्स रेगुलरली आपको इसी चैनल पे शाम के 5 बजे मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन फ्री इनिशिएटिव का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। आप अपने विचार अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त करें ताकि हम आपके विचारों से अवगत हो सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इंडियन ज्योग्राफी के इस सेशन की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहले पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, उसको 2 मिनट में रिवाइज करके आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने कल देखा था कि कौन से पासेज हैं पेनिनसुलर इंडिया में, कौन से दर्रे पाए जाते हैं पेनिनसुलर इंडिया में। तो सबसे पहले हमने राजस्थान का देखा था एरिया, जिसमें कि हल्दी घाटी पास था। वो राजसमंड और पाली को कनेक्ट करता हुआ ये रास्ता था। उसके बाद जब हम महाराष्ट्र की ओर गए तो महाराष्ट्र से नासिक की ओर जाने के लिए हमें थालघाट मिला पास, और मुंबई से पुणे जाने के लिए हमें जिस पास का उपयोग करना पड़ा वो था भोर घाट। तो थालघाट और भोर घाट हमने 2 पासेज पढ़े राजस्थान और महाराष्ट्र में। फिर जब हम सॉदर्न इंडिया की तरफ जाते हैं तो हमें इन 3 पहाड़ियों के नाम मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलई हिल्स और कार्डमम हिल्स। तो इन तीनों के बीच से 2 पासेज गुजरते हैं। उन पासेज का नाम हमें याद रखना है। पहला है पालघाट, जो कि केरल से तमिलनाडु जाने के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा है सेनगोटई, ये भी केरल से तमिलनाडु के लिए ही जाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन केरल से पालघाट का यूज करेंगे तो कोयम्बटूर साइड यानी कि तमिलनाडु के नॉर्दर्न पार्ट में हम पहुंच जाएंगे, और केरल से अगर सेनगोटई पास का यूज करते हैं तो मदुरई यानी कि तमिलनाडु के सॉदर्न पार्ट में हम एंटर करते हैं। तो ये दोनों पासेज हमें लगता है आपको याद होगा। उसके बाद हमने पिछली क्लास में देखा था किस तरह वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों के कोस्टल लाइन किस तरह से ये फैले हुए हैं, और सभी के कोस्टल लाइन के एक नाम दिए गए हैं। उन नामों के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहला जो नाम पढ़ा था हमने वेस्टर्न घाट में वो है काठियावाड़ कोस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट मुंबई और गोवा के बीच में, गोवा से मैंगलोर के बीच में कन्नार का ये कोस्टल लाइन था। और मैंगलोर से जो केरल के साइड, केरल के कोस्टल इलाके में जो कोस्ट फैला हुआ है मैंगलोर के बाद, वो पूरा मालाबार कोस्ट कहलाता था। ठीक है। इसी तरह जब हम तमिलनाडु के साइड आते हैं यानी कि ईस्टर्न घाट की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हिस्सा आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का हिस्सा, जो पूरा तमिलनाडु का हिस्सा, ये कुल मिलाकर के इसके कोस्टल लाइन कहलाते हैं कोरोमंडल कोस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था आंध्रा कोस्ट और उत्कल कोस्ट। आंध्रा कोस्ट और उत्कल कोस्ट के कुछ हिस्से को हम नॉर्दर्न सरकार भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने कल ये सारे कोस्टल लाइन पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ कल आपको ये सारा लेक्चर आप रिवाइज करके आए होंगे और आपको याद होगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलेंगे अंडमान निकोबार की तरफ। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है भारत का, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और माउंटेन्स पीक्स हैं तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि ये जो अंडमान निकोबार है उसका गवर्निंग स्टेट, मतलब वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो चूँकि वो बे ऑफ बंगाल में है तो वहाँ बंगाली भाषा ज़्यादा प्रचलित है, तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है। ठीक है। और वहाँ का जो हाई कोर्ट है वो भी आपको वेस्ट बंगाल में ही मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रहना चाहिए। यहाँ लैंग्वेज बंगाली बोली जाती है और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो बंगाल में ही है। ठीक है। आपको अंडमान निकोबार पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार के कितने हिस्से हैं। तो
ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा पार्ट है, ये टुकड़ा, ये लैंडमास का टुकड़ा, ये भूभाग, ये कहलाता है नॉर्थ अंडमान। ठीक है। उसी तरह ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है मिडिल अंडमान, चूँकि बीच में है। और ये जो हिस्सा है सबसे सॉदर्न मोस्ट का, इस हिस्से को कहा जाता है साउथ अंडमान। तो अंडमान निकोबार के अंडमान को 3 भागों में बांट दिया गया। ये पूरा अंडमान ही है, इसको 3 भाग में बांट दिया गया, नॉर्दर्न, मिडिल और सॉदर्न अंडमान, यानी कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उसके बाद आपको एक छोटा सा और टुकड़ा दिखेगा लैंड मास का, भूभाग का, इसको बोला गया है, इसको नाम दिया गया है लिटिल अंडमान। तो अंडमान को कितने हिस्सों में बांटा गया? 4 हिस्सों में कुल मिला के। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और फिर लिटिल अंडमान। ठीक है। तो ये इतने सारे हिस्से हमें पता होने चाहिए अंडमान के। अब हमसे कोई पूछता है अंडमान का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो उच्चतम शिखर है, वो क्या है? तो हम बताएंगे उसे, ये सैडल पीक है। उसी तरह अगर हमसे कोई पूछे कि मिडिल अंडमान का हाईएस्ट पीक क्या है, तो हम उसे बताएंगे माउंट दियावालो। ठीक है। उसी तरह साउथ अंडमान का हाईएस्ट पीक तो माउंट क्यूब। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि भारत का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में है, उसका नाम है बैरन आइलैंड। ये एक आइलैंड है, अंडमान निकोबार का हिस्सा है बैरन आइलैंड। इसी पे ये जो वोल्केनो है, ये जो ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी आज भी एक्टिव है। बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी एक्टिव है। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद साउथ अंडमान का कुछ हिस्सा है जो फेमस है, इसके नाम आपको याद रहने चाहिए। जैसे एक हैवलॉक आइलैंड है, नील आइलैंड है और ह्यूज रोज आइलैंड है। सर ह्यूज रोज आपको पता है? सर ह्यूज रोज कौन थे? जिससे रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई थी, सर ह्यूज रोज। ठीक है। तो सर ह्यूज रोज के जो आइलैंड है, इसका नाम बदल के रख दिया गया है अभी रानी झांसी आइलैंड। ठीक है। और जो नील आइलैंड है, उसका नाम बदल के रख दिया गया है शहीद आइलैंड। शहीद भगत सिंह जो शहीद हुए थे, वो शहीद आइलैंड। और हैवलॉक आइलैंड को रख दिया गया है नाम स्वराज आइलैंड। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया अंडमान के पार्ट। तो अंडमान के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते हैं। अंडमान को हमने कितने भागों में बांटा था? अंडमान को हमने 4 भागों में बांटा। कौन कौन? सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान और फिर लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान में हमने पढ़ा कौन सा सबसे ऊंचा पीक है, इसका उच्चतम शिखर। तो उच्चतम शिखर का नाम बताइए। इसके उच्चतम शिखर का नाम है सैडल पीक। ठीक है। उसी तरह मिडिल अंडमान का, मिडिल अंडमान का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम, इसका नाम है माउंट, तो दियावोलो नाम है, माउंट दियावोलो। दियावोलो, क्या बोलो? दियावोलो। मिडिल में जाके क्या बोलो? दियावोलो। ठीक है। तो आपको याद रहेगा माउंट दियावोलो। फिर जब साउथ अंडमान की बात करते हैं, तो सॉदर्न अंडमान में हमें कौन सा पीक मिला था? माउंट क्यूब।
तो माउंट क्यूब हमने पढ़ा साउथ अंडमान में। तो हमने अब तक सैडल पीक पढ़ लिया, माउंट डियाब्लो पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, ये 3 पीक पढ़ लिए। उसके बाद हम नोट डाउन करेंगे ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन है, तो ये है वैरन आइलैंड। ठीक है, ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया कौन है, बैरन आइलैंड। तो ये बैरन आइलैंड है। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट आइलैंड जिनके नाम चेंज हो गए हैं, ये भारत सरकार के द्वारा नाम बदला गया है, इनके नाम इम्पॉर्टेंट हैं, ये कभी कभी पूछ दिए जाते हैं तो आप याद रखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स ऑन अंडमान, इम्पॉर्टेंट आइलैंड कौन कौन है, हमने क्या क्या देखा, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, ह्यूज रोज आइलैंड, और एक और था जो हम देखना भूल गए थे उस समय, ये है रॉस आइलैंड। ठीक है, तो 4 आइलैंड का नाम लिखेंगे, हैवलॉक आइलैंड पहला नाम, दूसरा नाम नील आइलैंड, नील आइलैंड, तीसरा नाम सर ह्यूज आइलैंड, और चौथा रॉस आइलैंड। अब बताइए कि इसके नए नाम क्या हैं, इनके नाम चेंज कर दिए गए। तो अब हम लिखेंगे, ये तो है ओल्ड नेम, ठीक है, इनके है ओल्ड नेम। इधर हम लिखेंगे न्यू नेम्स। तो कौन कौन है न्यू नेम, तो रॉस आइलैंड का नया नाम क्या है, रॉस आइलैंड का सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। हमने सबसे पहले पढ़ा था हैवलॉक आइलैंड, तो हैवलॉक आइलैंड का नाम है स्वराज, स्वराज आइलैंड। उसी तरह हमने फिर पढ़ा नील आइलैंड, सर ह्यूज आइलैंड, रॉस आइलैंड। तो नील आइलैंड का नाम क्या है, नील आइलैंड का नाम है शहीद आइलैंड, राइट, शहीद आइलैंड। सर ह्यूज का नाम किन से जुड़ा हुआ है, तो रानी झांसी से जुड़ा हुआ है आइलैंड। और रॉस आइलैंड सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे नाम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, स्वराज आइलैंड, शहीद आइलैंड, रानी झांसी आइलैंड, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ये 4 आइलैंड, ये सब कहाँ, ये सारे आइलैंड कहाँ हैं, तो ये सारे के सारे साउथ अंडमान के पार्ट हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये है साउथ अंडमान का हिस्सा। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट आइलैंड जो जितने नाम हमने पढ़े अभी, सब के सब साउथ अंडमान का हिस्सा है। अभी तो एक हमने पढ़ा कि एक वोल्केनो जो बैरन बैरन आइलैंड है, ये एक्टिव वोल्केनो, एक वोल्केनो और था जो डोरमेंट हो गया है, मतलब ये सुप्तावस्था में। इसका नाम क्या है, नारकोंडम,
ये डोरमेंट अवस्था में है। डोरमेंट मतलब सुप्तावस्था में, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए आप। डोरमेंट या सुप्तावस्था जिसे बोलते हैं, सुप्तावस्था, डोरमेंट वोल्केनो इन इंडिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नारकोंडम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो पूरा अंडमान का हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा कहलाया नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान और फिर साउथ अंडमान। अब ये तीनों हिस्सा लिटिल अंडमान से थोड़ा सा दूरी पे है। इसके बीच में ओशन है, महासागर है। इस महासागर का नाम यहाँ पे पास, मतलब इस महासागर में यहाँ पे जगह है, तो इसे बोला जाता है डंकन पैसेज। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, डंकन पैसेज। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि डंकन पैसेज किन आइलैंड्स को अलग करता है, तो आप बताएंगे सॉदर्न जो अंडमान है उसको लिटिल अंडमान से अलग करता है। लिटिल अंडमान को सॉदर्न अंडमान से अलग करता है कौन? डंकन पैसेज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो हमें मिलता है ये डंकन पैसेज के बाद 10 डिग्री चैनल। ठीक है, डंकन पैसेज ये पूरे अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर दिया। लिटिल अंडमान के बाद हमें दिखाई देता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल ये पूरा निकोबार, ये निकोबार आइलैंड है, ये पूरा का पूरा। जिस तरह से हमने अभी ऊपर देखा था, ये पूरा का पूरा अंडमान आइलैंड है, राइट। तो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब थोड़ा निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो निकोबार को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये 3 हिस्से में निकोबार को बांटा गया है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि जो इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार का सॉदर्न पॉइंट है। मतलब आपसे कोई पूछेगा अंडमान निकोबार का सॉदर्न मोस्ट, मतलब सबसे दक्षिणी पार्ट कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी भूभाग कौन सा है, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। और इतना ही नहीं, ये भारत का भी सबसे दक्षिणी पॉइंट है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा जगह है, तो उसमें इंदिरा पॉइंट होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा पेनिनसुलर इंडिया का कौन सा पार्ट है, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया की प्रायद्वीपीय भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसमें लक्षद्वीप, ये जितने अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारे आइलैंड इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो सबकी बात कर रहे हैं। तो इसमें इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण का ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, ग्रेट निकोबार पे एक पीक है, उसका नाम है थियोलर पीक। तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। निकोबार की बात कर रहे हैं हम, तो ग्रेट निकोबार है, ये क्या है, यहाँ क्या है, थियोलर, और ये है सॉदर्न मोस्ट आइलैंड। ओके, तो ये तो था अपना निकोबार आइलैंड। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या ध्यान रखना है आपको।
ध्यान रखना है कि सबसे सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये पोर्शन है, यानी कि निकोबार का पोर्शन है, राइट। निकोबार के ऊपर जब आते हैं तो 10 डिग्री चैनल मिलता है हमें सबसे पहले। उसके बाद लिटिल अंडमान मिलता है। लिटिल अंडमान के बाद और नॉर्थ में चलते हैं तो डंकन पैसेज मिलता है, और डंकन पैसेज के बाद हमें साउथ अंडमान मिलता है, या पूरा अंडमान आइलैंड मिलता है। तो हम इस तरह से इसे याद रखेंगे। तो आप इसको यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं कि ऊपर अंडमान है, अंडमान के 3 हिस्से हैं। अंडमान के बाद फिर अंडमान के 3 हिस्से हैं, कौन कौन? नॉर्थ, मिडिल और साउथ, ये 3 अंडमान के हिस्से हैं। और इसके बाद एक पैसेज है। इस पैसेज का क्या नाम है? इस पैसेज का नाम है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज के बाद जो आइलैंड है उसका नाम है लिटिल अंडमान। ये भी अंडमान का ही पार्ट है, लेकिन इसका नाम है लिटिल अंडमान, ठीक है। उसके बाद एक चैनल मिलता है हमें। कौन सा चैनल है? तो उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल के बाद क्या मिलता है हमें? निकोबार आइलैंड, राइट। निकोबार। तो ये मैप आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर रहेगा। ये मैप आप ध्यान में रखेंगे। ये है आपका माइंड मैप। तो इससे आपको क्लियर रहेगा कि कौन कहाँ है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। तो इसी तरह आप पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।